तो आज के इस वीडियो में समझेंगे पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर कैसे मेंटेन करते हैं और पावर फैक्टर कैसे इंडस्ट्रियल के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वैसे ही एग्ज़ाम सेशन के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर फैक्टर का लफड़ा क्या है, पावर फैक्टर कहते किसे हैं। तो पावर फैक्टर को हिंदी में कहते हैं शक्ति गुणक। यही वो कलेश है जो इंडस्ट्रियल में यदि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, यानी कि मेंटेनेंस में आगे पीछे रह गया, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। देखिए, वैसे तो इसकी डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है। पावर फैक्टर इट्स द रेशियो ऑफ रियल एंड अपीयरेंट पावर। रियल एंड अपीयरेंट पावर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। Power factor is the ratio of real and apparent power. देखिए यहाँ पर सिंपली मीनिंग क्या है, पावर तो पावर ही रहेगा, फैक्टर इट मीन्स द रेशियो ऑफ टू फैक्टर्स। यानी कि यहाँ पर रियल पावर का क्या मीनिंग है और अपीयरेंट पावर का क्या मीनिंग है, अब ये समझते हैं हम। यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई ट्रांसमिशन करना, यानी कि जहाँ पर ये जनरेट हुई थी, उसके बाद फिर सब स्टेशन और उसके बाद फिर डोमेस्टिक सप्लाई और उसके बाद फिर सप्लाई यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे हुआ था। अब क्योंकि ये इफेक्ट जो है एसी सर्किट्स में ही देखने को मिलता है, डीसी में पावर फैक्टर का ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं होता। बहुत ही ध्यान से समझना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। पूरे इलेक्ट्रिकल में मेन जो कॉन्सेप्ट है वो पावर फैक्टर से ही चलता है, अगर वहाँ पर एसी थ्योरी को अच्छे से समझना है तो। क्योंकि ये लोड टू लोड वेरी करता है। मान लीजिए जनरेटिंग स्टेशन पर पावर जनरेट हुई, अल्टरनेटिंग करंट फिर सब स्टेशन तक आई और वहाँ से फिर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो यहाँ पे बहुत छोटी सी बात है कि जो वोल्टेज यहाँ पर बनी थी, यानी कि जो वोल्टेज यहाँ से ट्रांसफ़र हुई थी, एक्चुअल में ट्रांसफ़र तो पावर ही होती है ना, वोल्टेज और करंट तो बाद की बात है। तो जो वोल्टेज यहाँ से जनरेट हुई थी वो जब तक सब स्टेशन में आई तो उतनी नहीं थी जितनी वहाँ से ट्रांसफ़र हुई थी, और उसके बाद जब सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक आई तो उससे भी कम हो गई जितनी यहाँ पे थी। दोबारा समझिए इस बात को, जनरेटिंग स्टेशन से स्टार्ट हुई ये कहानी, सब स्टेशन तक आई, जितनी यहाँ पे थी उतनी नहीं, यानी कि रास्ते में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, लॉसेस हुए होंगे ट्रांसमिशन के दौरान। उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसमें भी कुछ ना कुछ लॉसेस रहा होगा। यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ से जो पावर सप्लाई हुई थी वो थी रियल पावर, जो हमें प्राप्त हुई वो क्या थी, अपीयरेंट पावर। या फिर इसको आसान शब्दों में ये भी कहते हैं कि जो वैल्यू पावर की यूज़ हो रही है किसी भी इक्विपमेंट के लिए, किसी भी उपकरण के लिए, वो हमारी रियल पावर है। और अपीयरेंट पावर वो है जो एक्चुअल में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी जो ट्रांसमिशन के दौरान या वोल्ट मीटर के दौरान या एम्पेयर मीटर के दौरान जो ड्रॉप हो रहा है वो हमारी अपीयरेंट पावर है। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आया होगा, डेफिनेशन सभी मैं लिखवा दूंगा। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रियल पावर एंड अपीयरेंट पावर। पावर फैक्टर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज, यानी इसको अलग अलग परिभाषाओं से भी बताया जाता है, तो वो भी हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट वे है पावर फैक्टर को एक्सप्लेन करने का वो क्या है, द एंगल ऑफ कॉस, कोसाइन वैल्यू। यानी ये फाई मैंने आपको समझाया था, ये फाई जो है ये एंगल बिटवीन
करंट एंड वोल्टेज है, यानी इसे फेज कहते हैं, यानी कि द फेज वैल्यू ऑफ कोसाइन इज कॉल्ड पावर फैक्टर, यानी जो हमारे पास फेज की जो कोसाइन मान है, यानी कि उसका जो कोसाइन मान है 0 से 90 डिग्री तक का या जो भी है वो क्या है, पावर फैक्टर है। उसके बाद पावर फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेशियो ऑफ रजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस। अब यहाँ पे इम्पीडेंस वर्ड नया है, ये भी आपको आगे एक्सप्लेन होगा टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में। इम्पीडेंस का मतलब है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इंडक्टर एंड रजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, यानी जब तीनों को एक साथ मिला दें, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को, तो उसका जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो इम्पीडेंस कहलाता है, और ये एक्चुअल रेजिस्टेंस यानी कि आर। ये 3 डिफरेंट वेज है पावर फैक्टर को एक्सप्लेन करने की। अब बारी है रियल पावर और अपीयरेंट पावर की डेफिनेशन नोट करने की। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अगर जहां भी लगे कि डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप में सेंड करिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर रियल पावर और अपीयरेंट पावर को नोट करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है जो लोड के द्वारा यूज किया गया, यानी जो रियल में हमें यूज करना है वो रियल पावर है, जिसे वास्तविक शक्ति कहते हैं। और अपीयरेंट पावर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा, यानी वोल्ट मीटर या एम्पेयर मीटर के द्वारा, या ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हमारा अपीयरेंट पावर है। इसे नकली पावर भी कहते हैं या आभासी शक्ति भी कह देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो रियल पावर हमारा होता है वाट में, और अपीयरेंट पावर हमारा होता है वोल्ट एम्पेयर में। VA लिख रहा हूं मैं इसे, तो वाट अपॉन वोल्ट एम्पेयर भी आपका पावर फैक्टर है। तो ये आपने याद रखना है, वाट अपॉन वोल्टेज एम्पेयर इज ऑल्सो कॉल्ड पावर फैक्टर। अब यहाँ पे ये जो कॉस फाई है अपना, कॉस फाई और R अपॉन जेड भी पावर फैक्टर कहलाता है। अब ये तीनों डेफिनेशंस को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। कॉस फाई में एक चीज़ समझना आपको यहाँ पे ज़रूरी है कि देखिए, अगर सिर्फ कहता है एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो वो आपका पावर फैक्टर नहीं है, वो आपका ओनली फेज एंगल है। लेकिन ये कहता है द वैल्यू ऑफ फेज एंगल ऑफ कॉस वैल्यू, यानी कि जो फेज एंगल है उसके कॉस वैल्यू को क्या कहते हैं, तो पावर फैक्टर कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं पालनी है। तीनों डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखवाया है कि कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेता है, आपको ऑप्शंस में तीनों ऑप्शंस करेक्ट दे रखे होंगे, चौथा एक अजीब सा ऑप्शन होगा, पूछा होगा कि इनमें से कौन सा पावर फैक्टर नहीं है। तो अगर तीनों याद होंगे तभी तो आंसर सही होगा ना। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे और कुछ इसके फैक्टर्स समझते हैं कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करना है, पावर फैक्टर को जो इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है, पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, तो उसको समझते हैं। फटाफट से इसको नोट करेंगे। Here we need to note some important point related to power factor, यानी कि पावर फैक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये किसी भी तौर पर पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू क्वेश्चंस हो या फिर जनरल क्वेश्चंस हो। तो यहाँ पर आपको नोट करके लिखना है द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर मे बी 0 to 1, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू कम से कम 0 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकती है। हाँ, यहाँ पर 0.9 और 1 ये जो वैल्यू है ये पावर फैक्टर की एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर इतना है तो सही है। पावर फैक्टर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यानी इसको प्रतिशत में ही दर्शाया जाता है। कभी भी ये जो है नॉर्मल वैल्यू में रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर इज अ टाइप ऑफ फैक्टर, इज अ रेशियो
इन परसेंटेज, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर यदि इससे नीचे जाता है पावर फैक्टर, यानी कि जैसे 0.4, 0.5, 0.6 इस टाइप में यदि पावर फैक्टर जाता है तो ये हमारा होगा लैगिंग पावर फैक्टर। मैंने आपको लीडिंग और लैगिंग लास्ट टाइम में पढ़ाया था, दोबारा समझ लीजिए। लैगिंग पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है? जब पावर फैक्टर जो है डाउन होना शुरू हो जाता है, गिरने लग जाता है, कम होने लग जाता है। इससे क्या नुकसान है वो भी अभी हम समझेंगे। और लीडिंग पावर फैक्टर का क्या मतलब है? जब हम इसे इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि ये जो घट रहा है वो बढ़ना शुरू हो जाए, तो उस मैक्सिमम पॉइंट तक जब पावर फैक्टर पहुंचता है, 1 से अधिक तो नहीं होगा, लेकिन जो लैग हो गया यानी जो कम हो गया है वो जब बढ़ना स्टार्ट होगा तो उसे हम लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। यानी लीडिंग पावर फैक्टर जब बढ़ रहा है यानी 0.7, 0.8, 0.9 to 1, और if the value of power factor is 1 then it is called unity power factor, यानी इकाई शक्ति गुणक, यूनिटी पावर फैक्टर। यानी कि यहाँ पर अब 3 चीजें हैं। यदि पावर फैक्टर की वैल्यू 1 है तो वो कहलाएगा यूनिटी पावर फैक्टर। यदि 1 से बहुत कम है जैसे 0.4, 0.5, 0.6 तो वो कहलाएगा लैगिंग पावर फैक्टर। और यदि उसको फिर इम्प्रूव करके बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा लीडिंग पावर फैक्टर, यानी कि अग्रगामी, पश्चगामी और इकाई पावर फैक्टर। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये तीनों केसेस यानी लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी कौन से लोड पर होते हैं, यानी कि कब कौन सा लोड काम कर रहा होगा तो उसमें ये पावर फैक्टर देखने को हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, फॉर रेजिस्टिव लोड तो यहाँ पर दीज आर 3 फैक्टर यू मस्ट बी नोटेड, यानी कि पावर फैक्टर यदि रेजिस्टिव लोड का है तो इट विल बी ए यूनिटी, और यदि इंडक्टिव लोड का है तो वो लैगिंग होगा यानी कि कम होता चला जाएगा। और मोस्टली मशीन्स तो इंडक्टिव लोड ही होते हैं, और यदि उसको कैपेसिटर से इम्प्रूव किया जा रहा है तो वो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। यानी ये 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं। अब यहाँ पर यार ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो 3 टाइप्स के जो लोड हैं, ये जो 3 टाइप्स के लोड हैं इन पर पावर फैक्टर कैसे अफेक्ट हुआ, यानी कैसे कम हुआ और क्यों ज़्यादा हुआ, ये हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में। यानी पावर फैक्टर के आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट में। और हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो पावर फैक्टर होता है वो होता है PF, यानी पावर फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म है V इंटू आई कॉस फाई, V इंटू आई कॉस फाइव। ये मूल मंत्र आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसी से जो है हमारा पावर फैक्टर डिफाइन होगा और मोस्टली कैलकुलेट भी होगा। तो कैलकुलेशन का एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, उसमें आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक तो ये याद रखना है, पावर फैक्टर इक्वल टू वी आई कॉस फाई, इसी से हम मोस्टली कैलकुलेशन करेंगे। तो ये चीज़ें आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसके अफेक्टेड यानी पावर फैक्टर कम हो गया तो क्या करें, या पावर फैक्टर से क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे उसको इम्प्रूव करते हैं वो समझेंगे। यहाँ पे यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर अफेक्टेड बाय फेज एंगल, यानी कि फेज एंगल के द्वारा यानी फेज डिफरेंस के द्वारा पावर फैक्टर कैसे अफेक्ट होता है, यानी ये जो है इससे पावर फैक्टर कैसे अफेक्ट होगा। देखो हमें पता है P बराबर वी आई कॉस फाई, ये फाई जो है और इसका जो कोसाइन मान है यानी फेज डिफरेंस का जो कॉस वैल्यू है वो बता रहा है हमें कि कैसे वो डिपेंड करेगा उसकी एंगल पे। तो यहाँ पर 1 पॉइंट मस्ट बी नोटेड बाय एवरी स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ कॉस मिनिमम 0 मैक्सिमम 90 डिग्री, ये जो वेरी करती है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री में वेरी करती है। और हमें पता है कि cos 0 इक्वल टू 1 होता है और cos 90 इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए।
अब हो गई ना वही बात कि हाउ फेज डिफरेंस अफेक्ट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, यानी फेज डिफरेंस जो है पावर फैक्टर में कैसे मान्यता रखता है या कैसे उसमें चेंजेस करता है। तो भाई देखो फॉर्मूला क्या बता रहा है, V बराबर P बराबर वी आई कॉस फाई, और फाई जो है हमारा एंगल पे डिपेंड करता है, वो एंगल 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, कॉस 0 पे 1 और कॉस 90 पे 0। थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको, मज़ा आएगा। अब यहाँ पर जो एंगल है हमारा वो एंगल क्या है, मिनिमम, भाई 0 डिग्री तो मिनिमम ही होता है, और 90 डिग्री क्या है, मैक्सिमम, और 90 डिग्री क्या है, मैक्सिमम। अब यहाँ पे आपको एंगल नहीं दे रखा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वो ये कहता है कि भाई जब फेज डिफरेंस का मान अधिकतम प्राप्त हो रहा है, ध्यान से सुनिए, द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस इज मैक्सिमम देन पावर फैक्टर विल बी, यानी कि यदि प्रत्यावर्ती धारा के मात्रक में फेज डिफरेंस का मान बढ़ रहा है तो उसमें पावर फैक्टर होगा। फेज डिफरेंस का मान बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0 से 90 डिग्री जा रहा है, और मैं आपको ये बता चुका हूँ व्हेन द एंगल इज मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज मिनिमम। तो ये 2-3 पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं जिससे कि आपको आगे के न्यूमेरिकल में या क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है, जब फेज एंगल इंक्रीज होगा, ये जो एरो बना हुआ है ऊपर की साइड है तो इसका मतलब इंक्रीज, जब फेज एंगल इंक्रीज होगा तो PF यानी पावर फैक्टर, और एरो जो नीचे की तरफ है इसका मतलब है डिक्रीज यानी घट जाना, तो पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा। और वाइस वर्सा यानी इसके उल्टा, अगर पावर फैक्टर बढ़ रहा है तो फेज एंगल डिक्रीज होगा। तो इस हिसाब से आपको ये नोट करना है। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें समझनी है। पहला कि पावर फैक्टर घटेगा तो उससे क्या नुकसान होगा, और फिर उसके बाद समझेंगे कि इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, यानी इसको बढ़ाएंगे कैसे। देखिए हम सबको पता है कि AC सर्किट्स में लॉसेस होते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, यानी परिवर्तनीय मान है, बढ़ती घटती रहती है, तो लॉसेस तो होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए पावर फैक्टर घट जाए, पावर फैक्टर घटेगा कैसे ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी हमारा जो लोड होगा वो प्योर इंडक्टिव होगा। प्योर इंडक्टिव का क्या मतलब है, जिसमें केवल इंडक्टिव हो। वैसे प्योर इंडक्टिव लोड होता नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है जब हमारा लोड प्योर इंडक्टिव हो, प्योर इंडक्टिव हो, और मोस्टली मशीन जो है वो इंडक्टिव लोड की होती है, जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर या कोई भी और कॉइल हो जो हमें इंडस्ट्रियल यूज में आ रही है। तो जो लोड है वो इंडक्टिव होगा, तो उससे क्या होगा, पावर फैक्टर कम होता चले जाएगा। क्योंकि इंडक्टिव लोड में क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि करंट जो है लैग करता है वोल्टेज से, करंट रेस में पीछे रह जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर उससे फर्क क्या पड़ेगा भैया, पहली बात लॉसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 1 यू हैव टू नोट दैट पावर फैक्टर घटने पर लॉसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि जो हमारा लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैसा लॉस, हीट बढ़ेगी जिससे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट नोट करना है, वोल्टेज ड्रॉप यानी वोल्टेज खर्च।
बहुत ज़्यादा बिल आने लग जाएगा। जो बिजली के मीटर्स होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज खर्च दर्शाने लग जाएंगे, और आपको पता है कि बिजली बिल जब अधिक आएगा तो खर्च भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको नोट करना है, लॉसेस बढ़ जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, और सीधी सी बात है यार, जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है और लॉसेस बढ़ रहा है तो यहाँ पर मशीन जो है हीट भी तो बहुत ज़्यादा होगी ना, पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा ना, जिससे क्या होगा, मशीन की या पूरे इंडस्ट्रियल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, यानी उसकी दक्षता, आउटपुट देने की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली, खर्च बढ़ जाएगा, खर्च जो है बढ़ जाएगा। भाई बिजली बिल बढ़ेगा तो खर्च तो बढ़ ही जाएगा, ये बहुत छोटी सी बात है। अब यहाँ पर आपको जो है ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। फैक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन पावर फैक्टर रिड्यूस, यानी जब पावर फैक्टर घटने लग जाता है। और हाँ, यहाँ पर मैंने आपको एक बात और नहीं बताई थी जो आप नोट करेंगे, कि जो मीटर्स होते हैं वाट मीटर, उनमें जो है रियल पावर शो होता है। उनमें क्या होता है, रियल पावर। एवरी वॉट मीटर और शो रिप्रेजेंट्स रियल पावर, यानी वास्तविक शक्ति को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट फटाफट से नोट करेंगे और आगे चलेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को सही करने के लिए या उसे अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये पावर फैक्टर ने पका दिया यार, कोई नहीं, आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं। हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये आखिरी टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही काम आती है। मेन लाइन तो अब पढ़ रहे हैं हम, वो तो सारी कहानी थी। मेन चीज़ तो ये दिक्कत करती है इंडस्ट्रियल में, यानी कि जहाँ भी जो भी फैक्ट्री है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कलेश इस बात का होता है कि भाई बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, लोड बहुत ज़्यादा है। उससे इसमें चक्कर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यदि आपकी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा मोटरें चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्यूबलाइट, तो खैर पहले जो है वो इंडक्टिव चौक की होती थी मोटी वाली, वो यदि 12-15 जल जाए तो वैसी पावर फैक्टर कम हो जाता था। पंखे बहुत ज़्यादा चल जाए तो पावर फैक्टर कम हो जाता था। तो इसकी वजह से जो है ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि पावर फैक्टर को सुधारें कैसे। तो यहाँ पर बहुत छोटी सी बात है, कैपेसिटर देखा आपने, जब आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करोगे तो वहाँ पर आपको एक पावर पैनल मिलेगा जो उसका एक कंट्रोल रूम होता है। वैसे मोस्टली बिल्डिंग का अलग से पावर सेक्शन होता है, उसमें आपने देखा होगा कि एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें खाली कैपेसिटर भरे रहते हैं, यानी बहुत सारे कैपेसिटर लगे रहते हैं। वो क्या गिनती के हिसाब से लगाते हैं, तू 4 लगा ले, तू 5 लगा ले, नहीं, ऐसा नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पर आप नोट करो, by using capacitors यानी कैपेसिटर का प्रयोग करके पावर फैक्टर को सुधारा जा सकता है। तो क्या कैपेसिटर ले जाके धर देंगे मशीन के आगे, पावर फैक्टर सही हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए पहली बात, कैपेसिटर को लोड के अक्रॉस लगाया जाता है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है। यानी कि सबसे पहले आप लिखेंगे लोड के अक्रॉस, यानी पैरेलल में, जो भी लोड है उसके पैरेलल में। ये आपने देखा होगा कि जहाँ पे बस बार जा रही है L1, L2, L3, वहीं से जो है एक कैपेसिटर बैंक कनेक्ट होता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर बैंक कनेक्ट होता है, CB लिख रहा हूँ मैं, जिससे डायरेक्टली बस बार से कनेक्ट हो जाता है और पावर फैक्टर को मेंटेन रखता है। अब यहाँ पे कारण क्या है समझते हैं। पहली बात, कितने कैपेसिटर की आवश्यकता होती है और उन सभी कैपेसिटर को सीरीज में जोड़े या पैरेलल में जोड़े। मुझे पता है कि ये जो है जानकारी
समझना बहुत आवश्यक है और अंदर तक समझना आवश्यक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइजेस होते हैं। तो जो कैपेसिटर है वो लोड के 1/3 लगेगा। आपकी बिल्डिंग का, आपके इंडस्ट्री का जितना भी लोड है, मेगावाट, किलोवाट, कैलकुलेट करिए, उसको 3 से डिवाइड करेंगे और उतनी क्षमता का कैपेसिटर जो है आप वो लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, 1/3 ऑफ लोड। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपको एक कैलकुलेट करके बता दूंगा, बस आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो 1/3 ऑफ लोड यू नीड टू कनेक्ट कैपेसिटर अक्रॉस दी पावर पैनल, यानी जो भी लोड है उसके पैरेलल में आप इसे कनेक्ट करेंगे तो ये काम करेगा। सभी कैपेसिटर आपस में पैरेलल में लगे होने चाहिए। कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ने का क्या कलेश है ये बता देता हूँ मैं। जब कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ते हैं तभी उनकी मात्रा जो है जुड़कर बढ़ती है, संख्या में बढ़ती है। यदि कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया बहुत सारे कैपेसिटर को, तो उसकी मात्रा घटना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। इसलिए कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं। पहला पॉइंट तो ये था। ये लगाते ही जो है पावर फैक्टर जो है लीड करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बढ़ने लग जाएगा। और दूसरी बात, बाय यूजिंग सिंक्रोनस मोटर, बाय यूजिंग सिंक्रोनस मोटर। अब ये क्या बवाल है भाई, ये नया आ गया क्या? सिंक्रोनस मोटर अल्टरनेटर की तरह कार्य करता है। ये वही मोटर है जो वोल्टेज जो है आपको लौटा कर देता है, यानी वापस करता है। जब ये बस बार से कनेक्ट होगा ना तो ये वोल्टेज साथ साथ बना के भी देगा। और पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया मशीन मानी जाती है सिंक्रोनस मोटर। तो या तो सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करिए या कैपेसिटर बैंक लगाइए, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। तो आपने ये बात समझी कि पावर फैक्टर यदि इंप्रूव नहीं हुआ तो आपकी इंडस्ट्री का या आपके जो पूरा लोड है उसका क्या सत्यानाश हो सकता है। तो ये समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फटाफट से इसे नोट करेंगे। ये था पावर फैक्टर का पूरा सेशन वीडियो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि फिर भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप में प्रॉब्लम शेयर करिए, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और यहाँ पर पावर फैक्टर का आपको एक न्यूमेरिकल वीडियो भी मिलेगा नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इलेक्ट्रिकल थ्योरी को आसान बनाते रहिए, तैयारी अच्छी से अच्छी करते रहिए, देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।